अनिरुद्ध के पास नारियल के किराए के कई पेड़ थे, जिनसे वह नारियल तोड़कर बाजार में बेचा करता था। वह सवेरे नारियल के पेड़ पर चढ़ता, वहां से नारियल तोड़ता और फिर उन्हें बाजार में बेचने जाता और उसी से ही उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी ममता और 2 बच्चे अमित और सुमित थे। पिताजी, हमें भी पेड़ पर चढ़ना सिखाइए ना। आप कितनी जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ते हो और नारियल तोड़ लेते हो। तुम लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी तुम्हारे पेपर शुरू होने वाले हैं, समझे? इन सब चीजों में मत पड़ो। ये तो मैं खुद तुम्हें बाद में सिखाऊंगा ही। सही कहा पिताजी। ये हमेशा पढ़ाई से बचने के लिए इधर उधर के काम ढूंढने लगता है। और ना बाबा ना, मैं तो कभी नारियल के पेड़ पर चढ़ूंगा ही नहीं। मुझे तो ऊंचाई से बहुत डर लगता है। ऊंचाई पर पहुंचते ही मेरा सर चकराने लगता है। तुम दोनों जाकर अपनी पढ़ाई करो, अभी मुझे काम है बहुत। ममता, ओ ममता। हाँ हाँ, क्या हुआ? आ तो रही हूँ। आज जीजाजी का फोन आया था। वो मुझे किसी काम के लिए अपने घर बुला रहे हैं। मैं कल सुबह की बस से निकल जाऊंगा, ठीक है? फोन पर ही पूछ लेते, उनका गांव तो कितनी दूर है और मैंने सुना है वहाँ पर बाढ़ भी आई हुई है। हाँ जरूर, उन्हें पैसों की जरूरत होगी। ऐसा करता हूँ, कुछ पैसे भी साथ ले जाता हूँ। माँ बाबा के बाद बहन का इकलौता सहारा मैं ही तो हूँ। ठीक है, चले जाना। सुबह सुबह अनिरुद्ध पैसे लेकर बस में सवार होकर अपनी बहन के यहाँ जाता है। जैसे कि ममता ने कहा था कि वहाँ पर बाढ़ आई हुई है। नदी के पुल पर अचानक से आए तेज बहाव के कारण अनिरुद्ध की बस पानी में बह जाती है। इधर बहन इंतजार कर रही थी, उधर ममता, लेकिन अनिरुद्ध कहीं नहीं पहुँचता। फिर पता चलता है कि अनिरुद्ध के गांव में से जो बस दूसरे गांव के लिए जा रही थी वह पानी में बह गई। दोनों ही घरों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उधर बहन का रो रो कर बुरा हाल था और इधर ममता और बच्चों का। अनिरुद्ध घर में रखे हुए अधिकतर पैसे अपने साथ ले गया था, वह भी पानी में उसके साथ ही बह गए। ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है मुझ पर। 2 बच्चों की जिम्मेदारी मैं कैसे उठा पाऊंगी? पिताजी की बस पानी में बह गई। क्या पता आगे जाकर बस कहीं रुक गई हो और उसके सभी यात्री बच गए हों। हाँ हाँ, भगवान करे ऐसा ही हुआ हो और वह वापस आ जाए। लेकिन होनी तो हो चुकी थी। अनिरुद्ध इस दुनिया से जा चुका था। ममता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करेगी क्या। उसे तो नारियल तोड़ना भी नहीं आता था और पेड़ भी किराए के थे। कुछ दिन तक घर में रखे हुए राशन से और पैसों से ममता गुजारा करती रही। लेकिन उधर 10 दिन तक जब अनिरुद्ध के यहाँ से पेड़ के मालिक के पास पैसे नहीं पहुँचते तो वह घर पहुँच जाता है। देखो, अनिरुद्ध बहुत अच्छा इंसान था। वो समय से पैसे देता था। मुझे कभी भी उसके साथ चिक चिक नहीं करनी पड़ी। मैंने सोचा शायद तुम काम करोगी तो मुझे मेरा किराया मिल जाएगा, लेकिन 10 दिन से मुझे यहाँ से कोई भी खबर नहीं मिल रही है। सेठ जी, पेड़ों से नारियल तोड़ने का काम अनिरुद्ध करते थे। हम में से तो किसी को पेड़ से नारियल तोड़ना आता ही नहीं। फिर तो मुझे माफ कर दो बहन जी, मैं अपने पेड़ वापस ले रहा हूँ। मैं अपना फायदा कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरी भी आमदनी का जरिया ये पेड़ ही तो हैं। अब मैं क्या कह सकती हूँ, आपके पेड़ हैं, आप ले लीजिए। वहीं पर उनका सारा हिसाब किताब खत्म हो जाता है। दोनों बच्चे अपनी माँ को रोता हुआ देखते हैं। दोनों भाई अपनी माँ को चुप करवाते हैं। अगले दिन सुबह जब वे स्कूल से आ रहे थे तो उन्हें वही पेड़ दिखाई देते हैं जहाँ से अनिरुद्ध रोज नारियल तोड़कर बाजार में बेचा करता था। सुमित भागकर नारियल के पेड़ के साथ चिपक जाता है। ये तो क्या कर रहा है? मैं पिताजी को महसूस कर रहा हूँ। रोज वो यहीं से चढ़ना शुरू करते थे। अगर उस दिन उन्होंने मेरी बात मान ली होती तो आज से मैं सारे नारियल तोड़ लेता। तुम सही कह रहे हो भैया, माँ भी कितना परेशान है। लगता है हमारी पढ़ाई भी छूट जाएगी। अब हम लोग भूखे मर जाएंगे। तभी पेड़ से एक नारियल टूटकर नीचे गिरता है। हटो तुम पेड़ के पास से। अगर ये नारियल तुम्हारे सर पर गिर जाता तो तुम मर जाते। तुम भी हट जाओ। चलो ये नारियल घर ले चलते हैं, इसका पानी पियेंगे। दोनों भाई घर आ जाते हैं। उनके हाथ में नारियल देखकर ममता कहती है, नारियल कहाँ से लेकर आए हो? बाबा की बहुत याद आ रही थी हम लोगों को। पेड़ों के पास गए थे, वहीं पर ये ऊपर से टूटकर गिरा और हम इसे घर ले आए। तभी नारियल से आवाज आती है, ममता, मैंने महसूस किया है कि तुम लोग बहुत परेशान हो।
तुम लोगों को मदद की जरूरत है। इस नारियल को तोड़ो मत, इसे अपनी आंगन में लगा लो। पर ये तो कच्चा नारियल है, ये तो उग ही नहीं सकता। मैं जितना कहता हूँ उतना करो, इसे आंगन में लगा दो, फिर तुम लोगों को पैसों की कोई तंगी नहीं रहेगी। ममता बच्चों के साथ जाकर आंगन में एक खड्डा खोदती है और उसमें वह नारियल डाल देती है। थोड़ी ही देर में उसमें से एक पेड़ निकलना शुरू होता है और देखते देखते वह बड़ा हो जाता है और उस पर ढेर सारे नारियल आ जाते हैं। मुझे बहुत खुशी है, तुम लोगों ने मेरी बात मान ली और अब तुम लोगों को पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझ पर रोज ढेरों नारियल लगेंगे, अब तुम बाजार में जाकर बेच देना। लेकिन हम लोगों में से किसी को भी नारियल तोड़ना नहीं आता, ये काम तो अनिरुद्ध ही करते थे। तुम लोग कितना जल्दी घबरा जाते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रोज सुबह मेरे पेड़ से नारियल अपने आप नीचे गिर जाएंगे। ये सुनकर ममता को आशा की एक किरण नजर आती है। अगले दिन सुबह वह आंगन में जाती है तो देखती है बहुत सारे नारियल आंगन में बिखरे पड़े हैं। वह उन्हें बच्चों की मदद से इकट्ठा करती है और घर के बाहर ही नारियल पानी बेचने के लिए उन्हें लगा देती है। जरा 2 नारियल पानी तो देना। हाँ हाँ जी, अभी लाई। वह औरत नारियल पानी लेती है, उसका पति और वह दोनों पीने लगते हैं। नारियल पानी बहुत ही मीठा, ठंडा और स्वादिष्ट था। अरे भाई, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट नारियल पानी है। मैंने इतना अच्छा नारियल पानी नहीं पिया, और कितना ज्यादा पानी निकला है इसमें से। अरे सुनो, हमारे 4 नारियल पानी रोज के रख लेना, किसी को मत देना। मैं किसी भी समय आकर ले जाया करूँगा, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहें। वे लोग नारियल के पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह एक एक करके वहाँ लोग आते और नारियल पानी पीते। शाम तक सारे नारियल पानी बिक गए। ममता जब घर के अंदर आई तो उसने पेड़ की तरफ देखा। पेड़ पर एक भी नारियल नहीं था। पेड़ पर तो एक भी नारियल नहीं है, अब मैं सुबह क्या बेचूंगी? सुबह तो होने दो, रात को ही चिंता करने लगी हो। कहा ना मैंने, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। ममता खुश हो जाती है। उसे लगता है जैसे बाहर जादुई नारियल पेड़ नहीं, खुद अनिरुद्ध अपने परिवार की मदद कर रहा है। अगले दिन सुबह जब ममता बाहर देखती है तो बहुत सारे नारियल पड़े थे। अब रोज ममता जादुई नारियल पेड़ से नारियल को बेचकर अपना गुजारा चलाने लगती है। तभी एक रोज बहुत जोर से बारिश आती है और ममता का सारा घर टपकने लगता है। माँ, घर की सारी छत टपक रही है, हम लोग कहाँ सोए? क्या बताऊं बेटा, ये तो बेमौसम बारिश है। अचानक से इतनी तेज बारिश आ गई, अब मैं क्या करूं? तभी वे लोग हैरान हो जाते हैं कि पानी टपकना बंद हो जाता है। लगता है बारिश रुक गई। जैसे ही वे लोग दरवाजा खोलते हैं तो बाहर बहुत तेज बारिश थी और देखते ही देखते नारियल का पेड़ पूरी तरह छत पर झुका हुआ था और उसने अपने पत्तों से बारिश की घर की रक्षा की थी। हाँ, तुम्हारा धन्यवाद करूं? इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बताओ, तुम अनिरुद्ध ही हो ना जो हमारी मदद कर रहे हो? नहीं, जो चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। अनिरुद्ध सब पेड़ों का बहुत ख्याल रखता था, उनसे बातें करता था, हाल चाल पूछता था। उस दिन अनिरुद्ध के दोनों बच्चों को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और इसलिए मैं तुम लोगों की मदद के लिए आ गया। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छे घर की जरूरत है। ये घर काफी पुराना और टूटा फूटा है। जरूरत तो है, लेकिन अब क्या करें? इतने पैसे नहीं है घर बनाने के लिए मेरे पास। कोई देर नहीं लगती है। तभी ममता देखती है कि धीरे धीरे सारा घर बदलने लगता है। देखते ही देखते वह छोटा सा प्यारा सा घर बन जाता है जो बाहर से देखने में बहुत सुंदर था और अंदर से उससे भी ज्यादा। माँ, देखो देखो, हमारा घर बदल गया। हाँ बेटा, घर बहुत पुराना हो गया था ना, इसीलिए जादुई नारियल के पेड़ ने हमारे घर को नया बना दिया। अब तो कितनी भी तेज बारिश आ जाए घर के अंदर पानी नहीं आएगा। हाँ माँ, नारियल का पेड़ कितना अच्छा है, हमारी कितनी मदद करता है। भगवान करे वो हमेशा हमारे साथ रहे। भला वो हमें छोड़कर क्यों जाएगा? वो तो खुद हमारे साथ हमारे घर आया है और वो जानता है कि हमें उसकी कितनी ज़रूरत है। हाँ, सुमित बिल्कुल सही कह रहा है। जादुई नारियल का पेड़ हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, तुम घबराओ मत। अमित का कहा सच हो जाता है। जादुई नारियल का पेड़ हमेशा उन लोगों के साथ रहता है। सुबह सवेरे ढेर सारे नारियल टूटकर गिर जाते और ममता उन नारियल को बाहर बेच देती। उन्हीं पैसों से ममता धीरे धीरे काफी